माई सेल्फ दीक्षा कुशवाहा। मैं आप लोगों को बीएड के बारे में नॉलेज दूंगी। बीएड होता क्या है? बीएड मीन्स होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसमें हमारे 4 पेपर होते हैं और एक रहता है आपका प्रैक्टिकल पार्ट। तो CC1 रहता है आप लोगों का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। CC3 रहता है एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इशू। CC3 है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। CC4 है करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल। ये आपके 4 पेपर जो कि कंपलसरी सारे बच्चों के लिए रहते हैं। और एक प्रैक्टिकल रहता है जो आपका रहता है EPC रीडिंग एंड रिफ्लेक्सिंग टेक्स्ट, जिसमें से मैं आप लोगों को फर्स्ट पेपर एक्सप्लेन करूंगी। जो हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा चाइल्डहुड ग्रोइंग अप, मीन्स बचपन जो बाल अवस्था रहती है उसमें बच्चों का विकास किस तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको PPT के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक हम देखते हैं कि क्या क्या एक्सप्लेन है हमारा। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, जो शिक्षा मनोविज्ञान होती है इसमें साइकोलॉजी का क्या महत्वपूर्ण होता है। एम्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा कि मीनिंग, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या क्या होती हैं ये आप देख लीजिए। तो सबसे पहले होता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा होती क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो शिक्षा है वो हमें किन किन माध्यमों से कैसे प्राप्त हो सकती है, क्या होता है इसका मतलब। तो शिक्षा यानी होता है कि जो भी हम अपने पेरेंट्स से, माता पिता से जो भी चीज़ सीख रहे हैं, तो जो शिक्षा का जो क्रम रहता है वो निरंतर चलता रहता है। तो शिक्षा में मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान, जिसमें हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। शिक्षा का अर्थ होता है इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसेयर से बना हुआ है। तो शिक्षा होती है संस्कृत शब्द के शिक्षा धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना, सिखाना और नॉलेज देना। जब भी हम कुछ चीज़ सीखेंगे तो दूसरों को हम सिखा सकते हैं। जब हमसे कुछ चीज़ें बनने लगेंगी जिससे हमें क्या होने लगेगा? नॉलेज होने लगेगा। ये होती है हमारी शिक्षा। तो शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। शिक्षा हमें जो गर्भावस्था से लेकर कहाँ तक मिलती है? हमें वृद्धावस्था, जब तक कि एटलीस्ट मृत्यु तक। तो जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक हम क्या करते हैं? एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, देन नॉलेज ज्ञान करते हैं। हम डेली रूटीन में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो वही हमारी होगी शिक्षा। तो शिक्षा का जो क्रम रहता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा गर्भावस्था से। फिर गर्भावस्था जो रहती है गर्भ से जन्म तक, और शैशवावस्था रहती है जन्म से 5 वर्ष तक। फिर आता है हमारा बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था रहती है हमारी 5 से 12 वर्ष तक। फिर हम पढ़ते हैं किशोर अवस्था के बारे में। जो किशोर अवस्था रहती है हमारी 12-13 से मीन्स 18 वर्ष तक। फिर आता है हमारे युवावस्था रहती है 18 से 25 वर्ष तक। प्रौढ़ अवस्था रहता है हमारा 25 से 55। देन लास्ट की जो स्टेज अवस्था रहती है वो हमारी रहती है वृद्धावस्था, जो चलती है हमारी 55 से मृत्यु तक। तो जो सीखने का जो क्रम रहता है वो सीक्वेंस से होता है, क्योंकि हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं वो हम अपने जीवन चक्र, मतलब जो विकास का जो क्रम रहता है उसके अकॉर्डिंग हम सीखते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि एजुकेशन लैटिन शब्द के 2 शब्दों से बना है, एडुकेटम और एडुकेयर, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर और डुको का अर्थ होता है बाहर। तो ई मतलब अंदर, मतलब कैसे होगा कि जो भी चीज़ें हमें शिक्षा मिल रही हैं तो अंदर से, मतलब आंतरिक रूप से हमारे पेरेंट्स से, भाई बहन से, देन हमारे फैमिली से जो भी हम चीज़ सीख रहे हैं। और डुको का अर्थ होता है बाहर से मतलब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उनको बाहर से नॉलेज गेन करने लगते हैं, बच्चा बाहरी चीज़ों के बारे में अच्छे से सीखने लगता है, आस पड़ोस हो गए, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सीखने लगता है। जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो स्कूल चला जाएगा, तो उसको स्कूलों से भी हमें क्या हो रही है? बच्चों को शिक्षाएँ प्राप्त हो रही हैं। देन एजुकेयर मतलब होता है टू ब्रिंग, सामने लाना। जब भी हम कुछ चीज़ें सीखते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं? अपने सामने लेकर आते हैं कि हमें क्या सीखा, अभी तक हमने क्या चीज़ें को एक्सप्लेन किया, किस चीज़ों के बारे में हमने जाना। फिर है टू लैंड आउट, मतलब नेतृत्व देना। अब जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं तो वो हमें क्या कर रहे हैं? गाइडेंस दे देंगे जो भी हमारे पेरेंट्स रहेंगे कि हम सही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या गलत प्राप्त कर रहे हैं। तो जो हमारी जो पहली शिक्षा रहती है वो हमारे पेरेंट्स देते हैं, हमारे माता पिता हमें शिक्षित करते हैं। फिर जो सेकंड जो गुरु रहते हैं वो हमारे होते हैं टीचर्स होते हैं। जो फर्स्ट गुरु रहते हैं वो हमारे पेरेंट्स रहते हैं, देन मम्मी पापा, और सेकंड जो शिक्षा देते हैं हमारे जो टीचर्स रहते हैं। फिर आता हमारा साइकोलॉजी को इंग्लिश, मतलब मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है।
साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको धन लॉजी। साइको का अर्थ होता है आत्मा और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान, दैट मीन्स आत्मा का विज्ञान। जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं तो उसमें हमारा क्या हो रहा है, साइकोलॉजी हो रहा है। तो अरस्तु ने कहा है कि मनोविज्ञान को क्या क्या रूपों में बताया गया है इन्होंने, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान और मन का विज्ञान कहते हैं। ये अरस्तु ने साइकोलॉजी को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इन्होंने 4 रूपों को साइकोलॉजी के बारे में बताया है। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या होती हैं। तो फर्स्ट है क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो कहते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है, जो विकास का जो क्रम रहता है, दैट मीन्स गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था, यानी कि जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं होती है, तो उस जीवन चक्र में हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं, है ना, जो भी चीज़ हमें अनुभव हो रहा है, जो भी चीज़ हमें नॉलेज गेन हो रहा है, वही हमारी होती है शिक्षा। सेकंड परिभाषा स्टीफन कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का ही क्रमबद्ध अध्ययन होता है। तो जो भी चीज़ सीख रहे हैं, सबसे पहले इसमें विकास दे दिया, विकास मीन्स ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसा होगा, सीक्वेंस से होगा। कैसे कि पहले होगा हमारा गर्भावस्था, जब बच्चा गर्भ में रहेगा तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा, मोटिवेट होगा। फिर उसके बाद शैशवावस्था में आएगा, तो शैशवावस्था जो चलेगी हमारी जन्म से 5 वर्ष तक, तो दैट मीन्स 5 वर्ष तक बच्चा तो KG1 या KG2 में तो एंट्री कर ही लेगा। तो उसका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो वो बचपन में ही कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का ही क्रमबद्ध अध्ययन होता है। देन नेक्स्ट परिभाषा है EPL के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का ही विज्ञान है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। जो भी चीज़ सीख रहे हैं वही हमारा साइंस है। फिर HR भाटिया के अनुसार इन्होंने बताया है कि व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान होती है। जो भी चीज़ हमारा व्यवहार है, अब जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं, सीखने के बाद हमारे व्यवहार में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे अब बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले वो क्या सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है। तो वो क्या कर रहा है, उसके व्यवहार में चेंजेस आ रहे हैं कि हमें अपने पेरेंट्स से कैसे बात करना चाहिए, हमें दूसरों की कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। दैट मीन्स उसके व्यवहार में इस तरीके से परिवर्तन होने लगते हैं। एंड 5th परिभाषा है काल्सनिक के अनुसार। तो काल्सनिक कहते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणाम का ही शिक्षा के क्षेत्र में होता है। जो भी साइकोलॉजी होगा वो हमारे किसके अनुसार होंगे, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होंगे। जो भी सिद्धांत होंगे, जो भी परिणाम होंगे, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कहलाते हैं। फिर आता हमारा नेक्स्ट आता है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। तो इसके एम्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जनरल एम्स और दूसरा होता है स्पेशल एम्स, दैट मीन्स समान उद्देश्य और विशेष उद्देश्य। तो समान उद्देश्य में सबसे पहले क्या किया जाता है, तथ्यों का एकत्रीकरण। जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, है ना। कलेक्शन करने के बाद जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं, फिर हम उसे क्या करते हैं, अच्छे से एकत्रीकरण करके उसे हम सीख सकते हैं। सेकंड आता है हमारा खोज करना। तो खोज के माध्यम से भी हम कुछ चीज़ सीखते हैं। अब हमें खोज कहाँ कहाँ से मिल सकती है, जैसे मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, लाइब्रेरी हो गई, और इस बुक्स के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। थर्ड है हमारा व्यक्ति का विकास। जब हम अपने तथ्यों का एकत्रीकरण कर लेंगे, खोज कर लेंगे, तब क्या होगा, हमारे व्यक्तियों का विकास होगा कि व्यक्ति कैसे अपने विकास कर रहे हैं, व्यक्ति किस माध्यम से विकास कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जनरल एम्स हो जाएंगे। सेकंड होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य मतलब स्पेशल एम्स जो रहते हैं वो होता है, सबसे पहला होता है सहानुभूति। हम बच्चों को क्या करते हैं, सहानुभूति देते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनको सहानुभूति किया जाता है। सेकंड है समस्या का समाधान। जो भी बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स रहती है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। अब जो भी समस्याएं रहती हैं या तो पेरेंट्स सॉल्व करेंगे या तो उनके टीचर्स सॉल्व करते हैं। थर्ड है लक्ष्य निश्चित करना। अब जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। दैट मीन्स आप देखिए, जैसे आप 10th और 12th मतलब 10th में आपके सब्जेक्ट चेंज करने का रहता है ना, तो इसमें क्या करते हैं, आप एक एम बनाते हैं कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, कि आपको दैट मीन्स फ्यूचर्स में क्या बनना होगा। सारे बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं, कुछ लक्ष्य, इसी प्रकार वो क्या कर सकते हैं, अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं कि वो जो भी सब्जेक्ट लेंगे तो आगे जाके या तो उनको इंजीनियर बनना होगा,
या तो डॉक्टर बनना होगा या टीचर्स बनना होगा, तो वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपना क्या कर सकते हैं, लक्ष्य को। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि एक जीवन पर्यंत तक नहीं होती, जैसे अभिवृद्धि में भार, वजन, लंबाई, ये सारी चीज़ें नहीं, एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती हैं। लेकिन जो विकास होता है वो निरंतर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक और मानसिक संबंधों से होता है, लेकिन विकास का जो संबंध होता है वो वातावरण से होता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, जो भी हमारा ग्रोथ होता है उसमें सीक्वेंस नहीं होते, बट विकास में जो होता है एक निश्चित क्रम होता है। विकास एक निश्चित क्रम से ही बढ़ता जाता है, जैसे गर्भावस्था, फिर उसके बाद आती है हमारी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एंड वृद्धावस्था। मतलब जो विकास का जो क्रम होता है वो निश्चित होता है, लेकिन अभिवृद्धि का क्रम जो निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट है मानसिक योग्यता और उसका मापन करना। मानसिक योग्यता में व्यक्ति को सोचना, समझना, तर्क करना, निर्णय लेना, इन सारी चीज़ों का, योग्यताओं का मेजरमेंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सामूहिक मनोविज्ञान। सामूहिक मनोविज्ञान में व्यक्ति, हम किसी भी बालक को समूह के रूप में पढ़ा सकते हैं, मतलब बालकों को हम समूह के रूप में, एक साथ ग्रुपिंग के रूप में पढ़ा सकते हैं, जिसके द्वारा हम यह देख सकते हैं कि जो भी बालक हैं उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये होता है हमारा ग्रुप साइकोलॉजी। नेक्स्ट है सीखना। सीखने की प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत तक होती है। सीखना, हम अपने माता पिता से, पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। मापन और मूल्यांकन करना, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो मेजरमेंट कैसे किया जाता है? किसी व्यक्ति का मापन बुद्धि के द्वारा, चरित्र के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा और अन्य विधियों के द्वारा हम व्यक्ति का मापन कर सकते हैं। और मूल्यांकन, जैसे हम व्यक्तियों का समय समय पर एग्ज़ाम ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, इसके द्वारा हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, तो सारे व्यक्ति कैसे होते हैं? एक जैसे तो नहीं होते हैं, उनमें सीखने का जो ढंग रहता है अलग अलग होता है। जैसे किसी व्यक्ति के रूप, रंग, आकार, इनमें सभी में कैसी होती हैं? भिन्नताएं होती हैं। उसी प्रकार उनमें सीखने का जो गुण होता है वो भी होता है, अलग अलग होता है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा निर्देशन एवं परामर्श। तो शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कैसे हम गाइडेंस करें, कैसे बच्चों को सलाह दें, कैसे पढ़ाएं, निर्देश दें कि कैसे किसी कार्य को किस तरीके से करना है। और परामर्श यानी कि हम उन बच्चों को सलाह दे सकते हैं कि आपको वो कार्य सही तरीके से किस तरीके से किया जा सकता है, कि कैसे नहीं करना है। तो ये तो हो गए हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। फिर हमारा नेक्स्ट आता है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। तो इसकी 3 उपयोगिता होती हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो कि विद्यार्थियों के लिए रहता है कि विद्यार्थियों के लिए क्या उपयोग रहता है। फिर रहता है एक टीचर्स की क्या उपयोगिताएं होती हैं साइकोलॉजी में। और थर्ड हमारा रहता है पेरेंट्स के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि हेरिडिटी, जो वंशानुक्रम रहता है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही हमारा क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। और इन्वायरमेंट, जैसा हमारा जनरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा क्या करेगा? कुछ ना कुछ सीखेगा, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। फिर नेक्स्ट है मानसिक क्रियाओं का ज्ञान। दैट मीन्स हो जाएगा कि जब इन्वायरमेंट कैसा होगा, जब हमारे घर परिवार का इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो उसमें सोचने समझने की जो क्रियाएं होंगी वो कैसे डेवलपमेंट कर सकता है बच्चा। फिर उसमें आता है थर्ड पॉइंट होता है योग्यताएं एवं क्षमताओं का ज्ञान। तो बच्चों में ये योग्यताएं देखी जाती हैं कि अभी तक उसने जो भी चीज़ सीखा है कितना सीख पाया है, उसकी क्या योग्यताएं हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना कैच कर पा रहा है अपने अकॉर्डिंग, उसमें सोचना समझना, ये सारी चीज़ें किस तरीके से उनमें क्षमताएं हो रही हैं। फिर रुचियाँ होती हैं, इंटरेस्ट, कि बच्चों को क्या पसंद है। उनको हम खेल खेल के माध्यम से भी स्टडी करा सकते हैं। जैसे किसी बच्चों को पढ़ना, जैसे कोई बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता तो हम उनको पढ़ने के मतलब खेल खेल के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो उनकी रुचियाँ भी कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं सारे बच्चों की। फिर नेक्स्ट आता है आत्म मूल्यांकन और मापन करना। बच्चा ये सीख जाता है कि स्वयं का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, स्वयं का मूल्यांकन करना किस तरीके से किया जा सकता है। टाइम टाइम पर, समय समय पर टेस्ट ले सकते हैं हम बच्चों का। तो ये हो गई हमारे विद्यार्थियों के लिए उपयोगिता। फिर आता है हमारा एक टीचर्स के लिए कि टीचर्स में बच्चों के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, यूटिलिटी क्या क्या हो सकती हैं। पहला होता है विद्यार्थियों को जानना। तो सबसे पहले एक टीचर्स का कर्तव्य होता है कि वो विद्यार्थियों को जाने कि
विद्यार्थियों को जानना कि विद्यार्थी किस तरीके का है, उसको पढ़ने में कैसा लग रहा है, वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ रहा। यदि उसमें किसी चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है तो एक टीचर्स का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने मतलब विद्यार्थियों की समस्याओं को समझें, उनके कारणों का पता करें। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है विषय वस्तु का चयन करना। तो उसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले सिलेबस देखा जाता है कि बच्चों में जो भी टीचर्स होते हैं वो पढ़ा रहे हैं, तो उनमें यह देखा जाता है कि जो भी सब्जेक्ट हैं, आप यदि किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हम बच्चों को क्या मोटिवेट कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कौन सा पेपर है। तो एक टीचर्स का कर्तव्य होता है कि सबसे पहले वो विषय वस्तु का सिलेक्ट करे। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा वातावरण, बच्चा हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढल रहा है या नहीं ढल रहा। देन नेक्स्ट है मार्गदर्शन में सहायता करना। तो यह देखा जाता है कि हम बच्चों को सही राह पे लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं, तो ये होता है हमारा मार्गदर्शन में सहायता करना। तो ये तो हो गए कुछ हमारे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है कि एक पेरेंट्स की क्या क्या ये उपयोगिता हो सकती है कि वो अपने बच्चों के प्रति क्या क्या कर सकता है एक पेरेंट्स। तो सबसे पहले होगा, पहला पॉइंट है वंशानुक्रम एवं वातावरण। जो भी हमारा वंशानुक्रम है, मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चे अपनी जेनेटिक पीढ़ियों से ही कुछ ना कुछ सीखते हैं, उनमें कुछ ना कुछ जेनेटिक गुण आ जाते हैं। जैसे किसी के वंशानुक्रम मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, और दैट मीन्स एनवायरनमेंट, जैसे हमारा घर का एनवायरनमेंट होगा बच्चा उसी के अकॉर्डिंग समझेगा। फिर आता है हमारा बालकों के व्यक्तित्व की पहचान, है ना, नॉलेज ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। मतलब बालक का व्यक्तित्व पहचान कैसे किया जा सकता है, घर में जब बच्चा रहेगा तो वो अपने पेरेंट्स की ही देख रेख समझ से ही वो अपने व्यक्तित्व की पहचान कर सकता है। फिर आता है अभिवृद्धि और विकास, कि बच्चों में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनकी भार, लंबाई, आकार चौड़ाई, इनमें डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये एक सिर्फ पेरेंट्स का ही कर्तव्य होता है कि वो देखे कि उनका बच्चा सही मार्गदर्शन पर जा रहा है, उनके ग्रोथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बच्चा मंदबुद्धि तो नहीं है, विकलांग तो नहीं है, उनमें सारी चीज़ें सही समय पर डेवलपमेंट हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। विकास, जो भी हमारा गर्भावस्था रहता है इनमें किस प्रकार से विकास हो रहा है, बच्चा मूवमेंट किस तरीके से कर रहा है। शैशवावस्था में बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो वो उसमें देख रेख, पालन पोषण, ये सारी चीज़ें एक पेरेंट्स को ही करना चाहिए, क्योंकि वो देख रहा है कि उसका बच्चा किस तरीके से उसमें विकास कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान। बच्चे की हम मेंटलिटी चेक कर सकते हैं समय समय पर कि उसका स्वास्थ्य ठीक है। यदि बीमार रहेगा वो ऑल टाइम, तो उसमें सोचने समझने, निर्णय लेने की जो क्षमताएं होती हैं वो वीक होने लगती हैं। फिर आएगा मूल्यांकन विधियों का ज्ञान। तो नॉलेज ऑफ इवैल्यूएशन एंड मेथड, मतलब होगा कि हमें बच्चों का क्या करना चाहिए, मूल्यांकन लेना चाहिए। टीचर्स तो पढ़ा ही रहा है, लेकिन पेरेंट्स का भी कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को क्या करे, मोटिवेट करे, उनका समय समय पर मूल्यांकन ले कि बच्चा किस तरीके से वो नॉलेज गेन कर रहा है। फिर आता है बालकों की विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना। अब जो भी समस्याएं रहती हैं तो वो अपने क्या करते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स से ही कुछ शेयर करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों की समस्याओं का समाधान करें, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको मतलब हर तरीके से हैंडल करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, लेकिन पेरेंट्स का भी एक कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को एज अ फ्रेंड के जरिए से ही उन्हें क्या करें, मोटिवेट करें कि एक मतलब पेरेंट्स तो होते ही होते हैं, दैट मीन्स उनके फ्रेंड्स मतलब वो उनसे एक ऐसा रिलेशन रखें, एक फ्रेंड्स, जिससे बच्चा क्या हो, कोई भी मुसीबत में हो तो वो अपने पेरेंट्स को क्या करे, हर चीज़ों को शेयर कर सके। तो एक बच्चा और पेरेंट्स के बीच में एक फ्रेंड जैसे रिलेशन होने चाहिए कि बच्चा अपनी जो भी छोटी से छोटी चीज़ों को अपने मम्मी पापा से शेयर कर सके। फिर नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देश एवं उपयोग ज्ञान। तो बच्चों को सही मार्गदर्शन दें जिससे बच्चों का क्या हो, सही नॉलेज हो। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे शिक्षा मनोविज्ञान की अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोगों को यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के मुझे बता दें कि क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना। फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी वो रहेगी हमारी साइकोलॉजी की मेथड रहेगी। देन नेक्स्ट, थैंक यू।